अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में चल रही है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे आज। आप लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा कहा है, तो मैंने कोशिश की है कि जितनी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सबको मैं आज आपको समझा सकूं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि देखो, आई थिंक पिछले 4-5 महीनों से ये सब कुछ चल रहा है, तो उन सब में एक एक दिन हर कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई है, तो उन सब को कवर करना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने कोशिश की है जितनी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सबको मैं आपको बता दूं, आपको उसके बारे में एक एक नो हाउ हो जाए, ताकि कल को अगर आप कोई चीज़ सुनते हो, देखते हो, समझते हो, तो आपको समझ आ जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इन केस कल कोई एक मेजर डेवलपमेंट होती है, तो आप उसको इन स्लाइड्स में इनकॉर्पोरेट करना, तो आपके पास नोट्स एकदम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के बाद आपकी इंशाल्लाह बेस बन जाएगी। पूरा जो भी एक मसला चल रहा है, पॉलिटिकल इशू चल रहा है हमारा, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट्स बिगिन। ईरान 1953 कू। अच्छा, मैंने बात यहाँ से स्टार्ट की। अभी क्या है, आपने सुना होगा, हम बात करते हैं अक्सर मोहम्मद मुसद्दिक साहब की। ठीक है, मोहम्मद मुसद्दिक, आपने सुना होगा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। उन्होंने भी बार बार ये बात कही है कि जैसे मुसद्दिक को हटाया गया, हमें भी हटाया गया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि वो मोहम्मद मुसद्दिक कौन थे और उससे उन्होंने किया क्या था। तो यार, इसमें देखो, समझो एक चीज़ समझो। आपके पास 1945 ऑनवर्ड्स जो है ना, कोल्ड वॉर चल रही थी, और 1950s में ये सर्ज कर रही थी दुनिया में। उसी टाइम पे आपके पास 1953 में ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जो डेमोक्रेट इलेक्शंस के बाद आए थे। ठीक है, उनका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। ये बात समझ आ गई कि 1953 में ईरान में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोहम्मद मुसद्दिक। अब इससे थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ ना, तो इस टाइम पर जो ईरान को रूल कर रहा था 1953 से पहले, उनको कहते हैं शाह ऑफ ईरान। ठीक है, ये एक डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी ईरान को। ठीक है, अब इन शाह ऑफ ईरान के बड़े अच्छे रिलेशंस थे, यूएसए के साथ भी, यूके के साथ भी। सही हो गया। और साथ साथ शाह ऑफ ईरान जो थे, मतलब आप एक चीज़ समझना, देखो, ईरान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है, या जो उनके पास जो सबसे बड़े ज़खायर हैं, वो ऑयल के हैं उनके पास। ठीक है, वो ऑयल से बेच के पैसा वगैरह कमाते थे एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि शाह ऑफ ईरान ने बोला यूके को, ठीक है, आप आओ, आप हमारा ऑयल को एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, इसकी ट्रेडिंग करो, इसको सेल करो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, और साथ जो प्रॉफिट होगा ना, वो हम प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे, कुछ परसेंट हमारा होगा, कुछ आपका होगा। ठीक है, तो मोहम्मद मुसद्दिक के आने से पहले ये हो रहा था कि जो ईरान का ऑयल था, ये यूके की कंपनीज एक्सट्रैक्ट कर रही थी और साथ साथ सेल कर रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड, जब मोहम्मद मुसद्दिक साहब आए, उन्होंने देखा कि यार बहुत सिचुएशन ख़राब है हमारे यहाँ पर, तो हमारी ऑयल एक बहुत बड़ी ट्रेड है, इसका हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो व्हाट इज डेड, उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने नेशनलाइजेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, नेशनलाइजेशन स्टार्ट कर दी, तो इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने बोला यूके की कंपनीज को कि भाई आप जाओ, टाटा बाय बाय। अब जो हमारी ऑयल है, इसकी ट्रेड, यानी कि इसको एक्सट्रैक्ट करना, इसको रिफाइन करके ट्रेड करना, जो कुछ भी करना है वो सारा कुछ हम करेंगे। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। ठीक है, इससे वेस्ट को काफ़ी गुस्सा आया, वेस्ट काफ़ी ख़राब, मतलब उसको ना, ईरान पे गुस्सा आया, उनके रिलेशन ख़राब हुए, और उनको लगा कि इस तरह से ईरान जो है वो यूएसएसआर के ब्लॉक में शामिल हो रहा है, क्योंकि नेशनलाइजेशन इज समवट क्लोज टू कम्युनिज्म। ठीक है, तो इसलिए यूके और यूएस ने मिलकर क्या किया, एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिससे उन्होंने मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, गिरा दिया। ठीक है, यूके की MI6 और यूएसए की CIA, इन दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको घर भेज दिया, निकाल दिया, और वापस से शाह ऑफ ईरान को पावर में ले आए। और इसके बाद जो है, फिर आपके पास आयतुल्लाह ख़ुमैनी उठते हैं, और फिर रेवोल्यूशन होता है 1979 में ईरान का। सो दिस वाज द प्राइम रीज़न, जिसकी वजह से, या ये समझ लो, ये वो बेस है जिसकी वजह से यूएस और ईरान के रिलेशंस ख़राब हैं। ठीक है, इसके बाद ही सारा कुछ हुआ है, क्योंकि अगर आप इससे पहले चले जाओ थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो यहाँ पर ईरान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो जब मोहम्मद मुसद्दिक की बात की जाती है, तो उसमें इमरान खान साहब बेसिकली यही बात कर रहे होते हैं कि यूएस इन्वॉल्व है हमारे यहाँ पर।
US आई मीन टू से CIA या किसी भी तरह से समझ लो, ठीक है। या फिर आप समझ लो कि वो कहता है कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है हमें निकालने में। दिस इज़ व्हाट ही मीन्स टू से, ये वो कहता है, इमरान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस कोल्ड वॉर के पीरियड में US ने कमोबेश 70+ कंट्रीज़ में ये काम किया है, ठीक है। मतलब 70+ माइनस कंट्रीज़ में अराउंड जो एग्जैक्ट नंबर है दैट इज़ 72 कि US ने 72 मुल्कों में ये काम किया है। कहीं पर गवर्नमेंट्स बनवाई हैं, कहीं पे गिराई हैं। कुछ गवर्नमेंट्स जो थी वो आवाम के ख्वाहिशों के मुताबिक थी, कुछ गवर्नमेंट्स जो थी वो आवाम के ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं थी। बट दिस इज़ व्हाट USA हैज़ डन। अब हम बात करते हैं इस इशू पे। आई होप आपको वो मुसद्दिक वाला इशू समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये पूरा पॉलिटिकल इशू है, ये पूरा चला कैसे है। देखो, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2018 के इलेक्शंस की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था आपको पता होगा। आपके पास एक RTS सिस्टम था, वो फेल हो गया था, या वो अपना लोड बर्दाश्त नहीं कर सका था, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास इलेक्शन के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, जो एक मतलब मेजॉरिटी के साथ आई थी, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स थी नेशनल असम्बली में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, तकरीबन 121 सीट्स, ठीक है। उसके बाद इनको 5 सीट्स माइनॉरिटी की मिली और रिज़र्व 28 सीट्स मिली, तो इनको जो टोटल हो गया इनका 154 सीट्स का हो गया। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए यू नीड टू हैव 172 सीट्स इन नेशनल असम्बली, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने क्या किया, इन्होंने फिर अलायंस बनाए, जैसे MQM के साथ बना लिया कि आप आ जाओ, हम आपको एक मिनिस्ट्री दे देंगे, आप हमारे साथ गवर्नमेंट में आ जाओ, समथिंग लाइक दैट। सो इवेंचुअली इमरान खान साहब के पास 176 तक नंबर आ गया था अलायंस को मिला के, ठीक हो गया। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बनाई। उनके पास हुकूमत में सीट्स कितनी थी, 176। जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बनाई तो उस टाइम पे उसी दिन से इनको सिलेक्टेड का एक लकब दे दिया गया है। आप समझ लो, लोग उनको ये सिलेक्टेड करने लग गए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस RTS फेलियर। वो कह रहे थे कि RTS जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उन्होंने इंटरवीन किया है, इस वजह से हमारा जो RTS सिस्टम है वो बैठा, इस वजह से हमारे जो रिजल्ट्स थे उनको मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं ये सिलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड नहीं है। दिस इज़ व्हाट, ये पॉइंट ऑफ व्यू किनका था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था अपोजिशन का, जिसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स आपके पास थे वो कौन से थे, खुर्शीद शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब एंड अदर्स, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास एक इस तरह से ये सेटिंग स्टार्ट होती है कि शुरू से ही एक आप समझ लो रिगिंग की बात आ गई है कि मैंडेट जायज़ नहीं है इमरान खान साहब का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि PDM की, कि PDM क्या है बेसिकली। तो PDM इज़ बेसिकली को बताया ये एक अलायंस है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ मिली हुई हैं आपस में, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गया, ठीक है। इस तरह JUIF, तो टोटल आपके पास 11 पार्टीज़ थी। इन सब के अलायंस को आप बोलते हो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो आपके पास बना था तकरीबन सितंबर 2020 में, ठीक हो गया। अब ये बना था बेसिकली क्यों, ये बना था अगेंस्ट PTI, बिकॉज ऑफ PTI's फ्लॉड पॉलिसीज़। एक उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो सही नहीं थी, मतलब एज़ पर PDM के मुताबिक जो PTI की पॉलिसीज़ थी वो सही नहीं थी, वो फ्लॉड पॉलिसीज़ थी। इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, ठीक है। और दूसरा जो PTI का मैंडेट है वो मतलब लीगल मैंडेट नहीं है, चोरी करके PTI गवर्नमेंट में आई है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनके बाद आपके पास PDM बन गया, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इस गवर्नमेंट को टॉपल करना है और इलेक्शंस की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। अब आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन सब को मिलाकर PDM की जो पार्टीज़ हैं इन सब को अगर आप मिलाओ तो तकरीबन इनकी जो नंबर बनता है अपोजिशन में दैट वाज अराउंड 163 समथिंग, ठीक है। ये नंबर एग्जैक्ट चेक कर लेना, मुझे नंबर थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। सो PTI के पास 176 सीट्स थी नेशनल असम्बली में, और जो आपके पास है PDM इसके पास 163 सीट्स थी। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि PDM को जस्ट 8 to 9 मेंबर्स चाहिए थे
इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मतलब जीतने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर की। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो लेक्चर सीरीज़ देखी है कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट सीरीज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें जो स्पेशली जो ट्रॉइका पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अभी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ट्रॉइका पीरियड वो कौन सा पीरियड है? वो पाकिस्तान का वो पीरियड है फ्रॉम 1990s टिल 2000, इसको आप बोलते हो ट्रॉइका पीरियड, जिसमें 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट आई और 2 दफ़ा जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉइका पीरियड। ये आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। हैविंग सेड दैट, तो अगर आप, मैं कह रहा था आपको बात कि अगर आप थोड़ा पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर की समझो ना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, कोई भी पार्टी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नहीं आई कि इसके पास बिल्कुल मेजॉरिटी हो। ठीक है, एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है, जैसे जो पीएम जैसे नवाज शरीफ साहब की जो सेकंड टर्म थी, उसमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजॉरिटी के साथ आए थे गवर्नमेंट में, 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल असम्बली में आए थे। सो ये ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, सो आपके पास जो गवर्नमेंट्स बनी है वो हमेशा उनके पास इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में नहीं होती, रेदर उनके पास 1/2 मेजॉरिटी होती है, सम हाउ आधी मेजॉरिटी होती है, कहने का मकसद है। ठीक है, वो भी अलाइज वगैरह बनाकर। इसको आप कहते हो कि ये जो है डिवाइडेड पार्लियामेंट मिल बनी है। ठीक है, डिवाइडेड पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि जो जहाँ पे मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की वो बहुत कम है, बहुत एक थिन मेजॉरिटी है। ठीक है, तो यही मसला इस दफ़ा भी गवर्नमेंट के साथ था, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ, कि उनको हुकूमत तो मिल गई पीटीआई की गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन उनको इक़्तिदार नहीं मिला। ठीक है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनको हुकूमत तो मिल गई इस दफ़ा, लेकिन उनको जो मेन चीज़ थी इक़्तिदार, जहाँ पर वो ब्लैकमेल हुए बगैर अपनी मर्ज़ी से डंके की चोट पर फैसला कर सकें, उनको वो इक़्तिदार नहीं मिला, बिकॉज द मेजॉरिटी वॉज वेरी वेरी थिन। मैंने आपको बताया 6 या 7 मेंबर्स की थी। ठीक है, तो इस वजह से उनको ब्लैकमेलिंग, पीटीआई की गवर्नमेंट को ऑलरेडी ब्लैकमेलिंग के बहुत मसले थे। ठीक है, कभी आप देखोगे पीएमएलक्यू जो था उनको इशू शुरू हो जाता था पीटीआई की गवर्नमेंट से। ठीक है, कभी आप देखो बीएनपी को इशू हो जाता था, कभी एमक्यूएन को। तो इमरान खान साहब कभी कराची पहुंचे हुए हैं, कभी पंजाब लाहौर पहुंचे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब उनके पास इक़्तिदार नहीं था, तो ब्लैकमेलिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब उसकी वजह एक ये भी थी कि जो बीएनपी हो गई, एमक्यूएम हो गई, या फिर जो पीएमएलक्यू हो गई, या फिर जो एमक्यूएम थी, ये सारे क्यों नाराज़ हो रहे थे इमरान खान साहब से? उनकी एक वजह ये भी थी कि अलायंस था ना, डिफरेंट पार्टीज जुड़ के इमरान खान के साहब के साथ खड़ी थी। ठीक है, तो हर पार्टी की कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर आप एमक्यूएम की बात करो तो एमक्यूएम बात करेगी कराची के लोगों की। फॉर इंस्टेंस एमक्यूएम कहेगा भाई कि कराची के वहाँ पे पानी का मसला है। लेकिन अगर आप पीएमएलक्यू की बात करोगे तो वो बात करेगी पंजाब की, कि वहाँ पर भाई हमारे इन जगहों पर इन लोगों को ये मसला है। ठीक है, तो इनकी इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। तो इस तरह जब इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, तो रंजिशें बढ़ती हैं। ठीक है, और इसकी बिना पे क्या हुआ इवेंचुअली, ये जो एलाइज थे, जैसे फॉर एग्जांपल एमक्यूएम है, ऑल्दो ये 3.5 साल तक पीटीआई के साथ थी, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिल रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी साइड स्विच करना शुरू कर दी। पहले वो गवर्नमेंट के साथ थी, और जैसा ही वो गई ओपोजिशन के साथ, तो पीटीआई की जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, सो एक पॉइंट ये है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसमें एक मसला क्या था कि इमरान खान साहब के पास गवर्नमेंट तो थी लेकिन इक़्तिदार नहीं था। और इक़्तिदार क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत एक थिन मेजॉरिटी थी। ठीक है, और अगर आप हिस्ट्री में उठा के देख लो तो आप ऐसा ही हुआ है। इवन 1989 या 1990 समथिंग लाइक दैट, इसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ा था। उनकी भी एक बहुत थिन मेजॉरिटी थी, ऑल्दो शी सर्वाइव्ड, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उनको भी ये सर्कमस्टांसिस फेस करने पड़े थे। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बता रहा था कि रीजंस क्या हैं, जो मतलब जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है इसके पीछे वजूहत क्या हैं। एक कि देखो पीटीआई के अंदर ही बहुत ज़्यादा ना डिफेक्शंस बन गई थी। आपने देखा होगा कि जो सिंध हाउस में ये सारे
लोग पाए गए, ठीक है, ये क्या थे, ये डिफेक्टर्स थे जो पीटीआई से निकल के उन्होंने ये बोला कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट करेंगे, ठीक है, ये सिंध हाउस पहुंच गए। तो एक तो इंटरनल डिफेक्शंस थी, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब, आपको पता होगा जो शुगर क्राइसिस का मसला हुआ था, ठीक है, उसमें इमरान खान साहब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था अगेंस्ट अपोजिशन, प्लस जहांगीर तरीन साहब एंड अदर्स, ठीक है। तो धड़े बन गए थे पीटीआई में, या कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो इंटरनल डिफेक्शंस बहुत बड़ा फैक्टर था इमरान खान साहब के जाने में। दूसरा मैंने आपको बताया, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अलाइज थे, उनके अपने इंटरेस्ट थे, ठीक है, ये। उसके अलावा जो कुछ और रीजन थी, उसमें एक और रीज़न थी लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीटीआई। देखो, पीटीआई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम केम इन पावर, ठीक है, पीटीआई फर्स्ट टाइम पावर में आई थी। अब पंजाब में आपको पता होगा, पंजाब में पीटीआई की अक्सरियत नहीं थी, मेजॉरिटी पीटीआई की नहीं थी, लेकिन पीटीआई ने क्या किया, पीएमएलक्यू के साथ हाथ मिला लिया और गवर्नमेंट बना ली पंजाब में। ऑल्दो अगर आप न्यूट्रल होकर देखो तो उस टाइम पे तो पीएमएल एन ऊपर थी। अगर आप इंडिविजुअल एज ए पार्टी देखो तो ज़्यादा वोट, ज़्यादा सीट्स तो पीएमएल एन के पास थी, लेकिन जब पीटीआई और पीएमएल क्यू ने अलायंस किया तो इनकी मेजॉरिटी हो गई, ठीक है। जो आजकल हुकूमत में चल रहा है कि सारी पार्टीज़ ने मिल के आउस्ट किया है इमरान खान साहब को, तो वो यही काम पंजाब में इमरान खान साहब ने या फिर पीटीआई ने किया था आफ्टर 2018, ठीक है। सो ये भी वहाँ पर चाहिए था एक मेच्योर रिस्पॉन्स पीटीआई की तरफ से, कि वो पीएमएल एन को भी बिठाते, कोई नेगोशिएशंस करते, कोई एक मिड पॉइंट पे लेकर आते जहाँ पे बात होती। पर नहीं, एक इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बस वो खड़े हो गए तो हो गए, ठीक है। दिस वाज, यानी कि वो बात करते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, नो कॉम्प्रोमाइज़। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि देखो, जब आप गवर्नमेंट में होते हो ना, या फिर जब आपको एक बड़ी पोजीशन पे होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आपको अपोजिशन कुछ भी कहेगी, आपको मीडिया कुछ भी कहेगा, आप यू कैन नॉट जस्ट गो हार्ड ऑन देम, ठीक है। आपने उनको, उनकी बातों को सहना है, आपने एक बाप की तरह, बड़े भाई की तरह रिएक्ट करना है संभल के। लेकिन दिस इज़ द फैक्टर जो लैक कर रहे थे इमरान खान साहब और पीटीआई की लीडरशिप। यहाँ से अपोजिशन कुछ कहती थी, मीडिया कुछ कहता था, तो वो बहुत एक फ्यूरियस रिएक्ट करते थे पीटीआई की गवर्नमेंट, ठीक है, जो एक नेगेटिव पॉइंट था। ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जो होती हैं, जो पावर में होती हैं, वो हमेशा लीनियंसी शो करती हैं, और उनको करना भी पड़ता है, क्योंकि मुल्क वो लोग चला रहे होते हैं, गवर्नमेंट वाले, अपोजिशन वाले नहीं चला रहे होते, ठीक है। सो दिस वॉज अ थिंग कि उनकी जो पर्सनैलिटी में एक चीज़ थी कि भाई हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एक और उसके बाद फैक्टर था, वो था इन्फ्लेशन का, कि लोगों को लग रहा था कि लोगों से, आई मीन टू से द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन एंड द डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड द नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सबको ये लग रहा था, क्योंकि इकॉनमी को इमरान खान साहब सही तरह संभाल नहीं पा रहे हैं, इन्फ्लेशन इज़ स्काई हाई, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो गई है, ठीक है। इवेंचुअली दिस वाज वन ऑफ द रीजंस वाई जो गवर्नमेंट है उसको चली गई इमरान खान साहब की। उसमें अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर आता है सिविल मिलिट्री डिवाइड का। अभी तक जो हमने रीजंस पढ़ी वो थी पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, सारी, कि भाई ये सारी रीजंस थी पॉलिटिकल, कि एक्सपीरियंस नहीं था, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी कैसी है, इंटरनल डिफेक्शंस, एलाइज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिविल मिलिट्री डिवाइड। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगेन, अगर आपने मेरा वो ट्रॉयका पीरियड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा एक चीज़ के बारे में, मैंने बार बार वहाँ पे उस पर एम्फेसिस किया था। वो क्या था कि देखो, आर्मी जो है ना, आर्मी दो तीन चीज़ों में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है। एक होता है फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा जो बजट है उस पर। तीसरा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड आर्मी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है सिविलियंस को बोलने के लिए, या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों पे करें। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया और अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आपको आर्मी की इनपुट लेनी पड़ेगी। आपने आर्मी का बजट को देखना है, क्योंकि इंडिया की आर्मी का बजट एंड स्टफ लाइक दैट, तो उस वजह से आपने आर्मी के बजट को मद्देनज़र रखना है जब भी आप बजट पेश करोगे। तीसरा, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ये इन्होंने हमारा जो सर्वाइवल है वो इंश्योर किया हुआ है। दैट इज़ वाई आर्मी काफ़ी डिफेंसिव हो जाती है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती है जब भी कोई बात हो आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और चौथा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आर्मी
आर्मी का, वो होता है इंटरफेरेंस। कि आर्मी को पसंद नहीं है कि उनकी जो है ना, अ, आप कह लो कि जो उनका पूरा एक सिस्टम है पूरा, कि वो कैसे चल रहा है, वो आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे रन हो रहा है, उसमें आप इंटरवीन करो, आप खुद से प्रमोशंस करो एंड स्टफ लाइक दैट। आर्मी को ये पसंद नहीं है और इस वजह से हमेशा रिलेशंस ख़राब हुए हैं। आपके सामने 90 का दहाई आपके सामने है, आप उसमें देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो इवन, कि वहाँ पर आर्मी और जो सिविलियन गवर्नमेंट में जो बार बार क्लैश आया था, वो बेसिकली इसी वजह से था कि सिविलियन गवर्नमेंट जो थी वो इंटरफेयर कर रही थी। ऑल्दो प्रेरोगेटिव जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट का ही है, लेकिन अब एक चीज़ ऐसी बन चुकी है जिसको आप आउट ऑफ नोवेयर ख़त्म तो नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से सिविल और मिलिट्री डिवाइड होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर हम बात करें 2021 की ना, 2021 की, आपने DGISI को चेंज करना था। ठीक है, यहाँ से जो मिलिट्री का मीडिया विंग था, उन्होंने भाई ये रिपोर्ट दे दी कि हमने जो है ना DGISI चेंज कर दिया है। अब हमारे DGISI हैं, ये नाम लिखा हुआ है इनका, मुझे नाम भूल जाता है, यस, नदीम अहमद अंजुम साहब। ठीक है, अब ये मिलिट्री का जो मीडिया विंग है उन्होंने ये बात कर दी थी, पब्लिक कर दी कि हमारा DGISI अब ये होगा, नदीम अहमद अंजुम साहब। ठीक है, इमरान खान साहब ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया एंड और उन्होंने कहा क्या, इमरान खान साहब ने ही सेड कि भाई आई विल टेक द इंटरव्यूज़, मैं इंटरव्यू लूँगा या फिर एटलीस्ट मैं उनसे मिलूँगा। ये लोग हैं, मतलब ये जो जिसको भी आप बना रहे हो DGISI वगैरह, उनका मैं इंटरव्यू लूँगा, उनसे मैं बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। अब ये बहुत बड़ी बात थी, ये मसला एक डेडलॉक चलता रहा तकरीबन 1 महीने के लिए, फॉर 1 मंथ। अक्टूबर 6 को मीडिया विंग ने ये सारा कुछ शाया कर दिया था पब्लिक में। ठीक है, और तकरीबन 7 नवंबर को या 9 नवंबर के आसपास कहीं पर इमरान खान साहब ने फाइनली अप्रूव कर दिया जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम, ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम। ठीक है, तो ये तो 1 महीने का डेड लॉक था। इसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल थिंकर्स ये कहते हैं कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट काफ़ी, यानी कि एक बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि जो उन्होंने स्टांस लिया उसके बाद जो न्यूट्रल्स थे वो न्यूट्रल हो गए वाकई में। सम पीपल से न्यूट्रल्स न्यूट्रल हो गए, सम पीपल से कि क्योंकि इमरान साहब खान साहब की गवर्नमेंट जो थी वो खड़ी फौज के आसरे पे थी, न्यूट्रल्स के आसरे पे थी, तो वो गई, तो इस वजह से यहाँ पर एक लैप्स आ गया। ठीक है, ये पूरा इसके बारे में आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ना ये पूरा पढ़ लेना आप लोग इस रिपोर्ट को। ठीक है, ये न्यूज़ है एक, इसको पूरे को पढ़ लेना, रीड कर लेना यहाँ पर पॉज करके। नाउ अब उसके बाद देखो, ये फवाद चौधरी साहब ने भी बोला है ये, फिर ये बात अभी रिसेंट टाइम्स में वो कह रहे थे भाई, एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए, या इंटरव्यू तो नहीं, ज़्यादा उनसे बात करते हुए, वो प्राइवेट चैनल था ARY न्यूज़। ठीक है, और काशिफ अब्बासी साहब एंकर थे। वहाँ पर ये बात फवाद चौधरी साहब ने बोली थी कि हमारे यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री है या जो हमारी कोर्ट्स हैं, ये हमेशा से एक पॉलिटिकल प्लेयर रही हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया है। ठीक है, अब वो इंटरवीन करना ना करना वो एक अलग पॉइंट है कि वो सही था गलत था, उस बहस में नहीं जा रहे। बट द थिंग इज़, उन्होंने ये बात यहाँ पर बोली कि भाई हमारी आर्मी और हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी जुडिशरी है, इसने हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरवीन किया है। ये पॉलिटिकल प्लेयर्स रहे हैं हमारे मुल्क में। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगर आर्मी ना चाहती तो हम ना जाते। ठीक है, सो यहाँ से भी आपको समझ आ रहा है कि रिलेशंस जो थे वो स्ट्रेन हो गए थे, ख़राब हो गए थे बिटवीन द सिविलियन लीडरशिप और जो आपकी आर्मी की लीडरशिप थी उनके दरमियान। ठीक है, दूसरा रीज़न ये था। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लेटर गेट इशू, या फिर जो साइफर आया था, ये एक थर्ड रीज़न है। अब होता क्या है, देखो आपके पास US में इलेक्शंस हुए 2021 में। ठीक है, जो बाइडन साहब आपके पास प्रेसिडेंट बन गए US के। अब उससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप साहब US के प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का रिलेशंस काफ़ी बेहतर हो रहे थे। ठीक है, नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, हमने देखा कि 2 दफ़ा विज़िट भी किया इमरान खान साहब ने। नाउ जब जो बाइडन साहब प्रेसिडेंट बन गए, वो हुकूमत में आ गए,
तो उन्होंने ना इवन के इंडिया को और बाकी भी बहुत से कंट्रीज़ को ना मतलब कॉल वगैरह की, फ़ोन कॉल की, उनसे बात की, लेकिन पाकिस्तान को नहीं की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नहीं की। ठीक है, तो रिलेशंस में एक थॉ सा आ गया था। ठीक है, एक ठहराव सा आ गया था, जो बढ़ने लगे थे रिलेशंस ड्यूरिंग मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टाइम, वो दोबारा से रुक गए। इसी टाइम पे फिर आपको पता होगा वो HBO का जो इंटरव्यू था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई हम बेसिस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं रिलेशंस में एक सबसे एक स्ट्रेंज पॉइंट आया था। वो क्या था? वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का रशिया का विजिट था। अब आपको, अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन किया है, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि रशिया का जो मसला था वो 2021 के एंड से चल रहा था। रशिया ने 2021 के एंड से ही ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया था। ठीक है, और हालात काफ़ी ख़राब थे। अब होता क्या है, इमरान खान साहब गए रशिया। ठीक है, जैसे ही इमरान खान साहब रशिया पहुंचे विजिट पे, तो आपके पास ऑन द वेरी नेक्स्ट डे रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। ठीक है, रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। तो यहाँ से अब US और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ख़राब हुए। क्यों? उसकी वजह है, देखो इमरान खान साहब रशिया गए दो वजह से। एक तो एक वीट का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो रशिया के पास गए थे वीट के लिए कि वो हमें वीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट करेगा वीट। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो बेसिकली हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। हम जो ऑयल वगैरह ख़रीदते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है। और आपको पता है कि हमारे जो इकॉनमी है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और जो इंपोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा लोड या प्रेशर डालते हैं हमारी इकॉनमी पे, ख़ासतौर पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उस पर। तो इसलिए इमरान खान साहब गए थे रशिया के, समहाउ वो रशिया से ऑयल की बात कर सकें कि हमें ऑयल आप बेचो, सस्ता बेचो। ठीक है, खैर इमरान खान साहब वहाँ पर रशिया में गए, वहाँ पर उन्होंने विजिट वगैरह कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। इवेंचुअली क्या होता है, इमरान खान साहब वापस आते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो EU यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान को कहता है कि भाई आप रशिया को क्रिटिसाइज़ करो। इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं करूँगा। आपने वो सुना होगा, उनका एक फेमस डायलॉग भी था कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बेसिकली इमरान खान साहब यही कहते हैं EU को कि भाई आप हमें डिक्टेट क्यों कर रहे हो, हम वो करेंगे जो हमारे लोगों के लिए बेहतर है। और हमारे लोगों के लिए बेहतर ये है कि हमारे पास ऑयल सस्ता मिले हमें। ठीक है, हमें वीट वगैरह सस्ती मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही थी। ठीक है, साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी बोला कि देखो इंडिया जो कि एलाय है US का कॉड में, ठीक है, इंडिया वो भी रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है। जब उनको कुछ नहीं कह रहे हो आप, तो हमें क्यों कह रहे हो? एंड एक पॉइंट यहाँ पे समझ लेना कि इंडिया रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम से पहले रशिया से तकरीबन 1% ऑयल ख़रीद रहा था, यानी कि जो उसकी टोटल इंडिया ऑयल बाय करता था उसका 1% सिर्फ रशिया से आता था। ठीक है, लेकिन जब ये रशिया और यूक्रेन का मसला हुआ, ठीक है, हालांकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई थी, तो रशिया ने सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया, इंडिया ने वो तेल ख़रीदना शुरू कर दिया। अब इंडिया की ये जो 1% शेयर था ये बढ़ के रशिया का शेयर 18% हो गया है। ये जो रशियन ऑयल है, इंडिया इस टाइम पे 18% वो ख़रीद रहा है आउट ऑफ इट्स 100%। ठीक है, तो इतनी बड़ी यानी कि इंडिया ने इम्प्रूवमेंट की, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब वहाँ पर ऑयल सस्ता है, इन्फ्लेशन भी उस तरह से हिट नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। और अभी रिसेंट टाइम्स में आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने तकरीबन, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कितने रुपए, लेकिन कुछ रुपीज़ ऑयल की प्राइस भी कम की है। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वांटेड एज वेल। खैर, तो इमरान खान साहब ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया, साथ US प्रेशराइज कर रहा था पाकिस्तान को कि भाई आप जो हो वो बोलो, वो रशिया को क्रिटिसाइज़ करो। ठीक है, पाकिस्तान ने नहीं किया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि UN में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया, टेबल किया गया। ठीक है, UN में उसमें रशिया को क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई आपने क्यों जो यूक्रेन में इंटरवेन किया है वो सही नहीं है, रशिया अग्रेसर है, सब लाइक दैट। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन तीनों कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने यानी कि रशिया के ख़िलाफ़ भी उधर बात नहीं की UN में भी, तो इससे रिलेशंस और ख़राब हो गए।
पाकिस्तान और यूएस के। अब इसी दौरान क्या होता है, एक मीटिंग होती है किसके दरमियान, डोनाल्ड लू और जो पाकिस्तान के उस टाइम पे एम्बेसडर थे असद मजीद साहब, उनके बीच। ठीक है, जहाँ पर डोनाल्ड लू साहब ये बात करते हैं कि भाई इमरान खान साहब को हटाओगे नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो खैर वो बात हुई, वो बात पाकिस्तान पहुंच गई। 27 मार्च को इमरान खान साहब ने वो लेटर दिखाया। ठीक है, एक पब्लिक से बात करते हुए उन्होंने ये लेटर हवा में दिखाया था कि भाई ये वो लेटर हमें मिला है, हमें धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और इवेंचुअली 27 को ये लेटर आता है, 28 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना, हालांकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये टेबल होता है 28 मार्च को, लेकिन इसकी काविशें जो हैं वो नवंबर 2021 से चल रही होती हैं। अगर आप इंटरव्यूज़ देखो ना, जो भी पीटीआई सॉरी जो पीपीपी की सीनियर लीडरशिप है वो 2021 से ये बात कर रहे थे कि हम एक इन हाउस चेंज लाएंगे। ठीक है, और इमरान खान साहब भी हाँ ये बात कह चुके थे कि मुझे पता था कि पिछले 6 महीनों से कुछ हो रहा है, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। ठीक है, तो वो भी ये बात बोल रहे थे। तो इस वजह से ये जो नैरेटिव है फॉरेन मेडलिंग का, ये काफ़ी हद तक वीक पड़ गया था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि पिछले 6 महीनों से कुछ ना कुछ हो रहा है, और साथ साथ जो अपोजिशन थी वो भी ये बात कर रही थी कि हम एक इन हाउस चेंज ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पे अब एक और इशू क्या है आप कि इसमें एक आप कह लो कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई वो फर्दर क्रिएट होगी पीएमएलएन की तरफ से। उन्होंने लेटर की एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार कर दिया, वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, ये मरियम नवाज साहिबा हैं, इन्होंने लेटर को ही फेक करार दे दिया था। तो इससे जो एक चीज़ कम, जो नैरेटिव वीक हो रहा था इमरान खान साहब का, वो और स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं यार लेटर तो है। और इवेंचुअली उसके बाद क्या होता है, आपके पास मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, ये रीड कर लेना, यहाँ पर छो पढ़ लेना। ये मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि भाई इंटरफेरेंस हुई है। कौन कहता है, ये आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी कह रहे हैं, सिक्योरिटी के इदारे। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट है वो भी कह रही है। तो यहाँ पर एक और किस्म का समझ लो बूस्ट मिला है इमरान खान साहब के नैरेटिव को। अब ये पूरी टाइम लाइन है, इसमें आप ये देख लेना कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, सो इवेंचुअली आपके पास अप्रैल 3 को फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में सेशन बना। ठीक है, जिस पे जो डेप्यूटी आपके स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन डिसमिस कर दिया। बोला कि भाई ये ट्रीजन हुआ है, ट्रीजन में इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और प्रेसिडेंट को बोला कि आप इलेक्शंस की तरफ जाओ। और फिर जो ओपोजिशन थी वो गई आपके पास सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो कासिम सूरी साहब का डिसीजन था उसको नल एंड वाइड करार दिया और बोला कि सैटरडे को आपने 10 बजे तक जो है ये सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर आपके पास होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा से जब असम्बलीज बनती हैं, और उसमें इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं। जो अपोजिशन है उनको मिलते हैं 174, यानी कि अपोजिशन मिला के 174 वोट्स बनाती है, और इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे होता क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन नज़र आता है पब्लिक की तरफ से। आपने देखा होगा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत सी पब्लिक बाहर निकल आती है। अब इससे बहुत बड़ा एक आप समझ लो कि ना बूस्ट मिला था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। ठीक है, उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था। लेकिन साथ साथ इससे जो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, वो सेटबैक हुआ था आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, आपकी न्यूट्रल्स को। उनको लगा था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। इसमें देखो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, एक सिंपथी फैक्टर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। जिस तरह जो रिलीजन कार्ड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, उसी तरह से आपका जो सिंपथी फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब इमरान खान के साहब को निकाल दिया गया एक बहुत ही तरीके से, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के तरीके से, तो आपके पास अवाम में सिंपथी, गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा अवाम बाहर आई थी।
इसी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्टर था इमरान खान साहब के साथ। लेकिन इससे पीडीएम काफ़ी नर्वस हो गई थी और हमने देखा है कि जो मिलिट्री थी वो भी थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई थी। अब पीडीएम कैसे नर्वस हो गई थी, उसका ऐसे था, मैं उसको आपको बता सकता हूँ। वो ऐसे कि जो उनका नैरेटिव था वो काफ़ी हिलना शुरू हो गया था। जैसे मरियम नवाज साहिबा थी, वो कह रही थी कि वी शुड गो फॉर एन अर्ली इलेक्शंस, ठीक है, कि हम जो हैं वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह बहुत है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हुई हुई है, वी शुड गो फॉर इलेक्शंस। ये नैरेटिव था पीएमएलएन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप पीडीएम की बात करो ओवरऑल, तो वहाँ पर ये नहीं था। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बोला शहबाज शरीफ साहब को कि आप जो अपनी टर्म कंप्लीट करो, ठीक है, टर्म आप कंप्लीट करो से मतलब है कि ये 5 साल पूरे करो और अक्टूबर 2020 में जा सॉरी अक्टूबर 2023 में जाके इलेक्शंस करवाना, ठीक है, या ये टर्म है ये कंप्लीट करो। तो पीपी का नैरेटिव कुछ और था, पीएमएलएन का नैरेटिव कुछ और था। वो इसलिए क्योंकि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको पता है कि फिर शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट बनाई। कैबिनेट में आपको पता है 50% तक 50% जो कैबिनेट है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन पर केसेस हैं, ठीक है, जिन पर केसेस हैं। अब भला आलम कौन से केसेस झूठे हैं कौन से सच्चे हैं, बट हैविंग सेड दैट, लेकिन उनका बहुत से लोगों का दामन साफ नहीं है, ठीक है। फिर शहबाज शरीफ साहब जब गवर्नमेंट में आ गए तो ही हैड टू टेक सम टफ डिसीजंस, ठीक है, उनको डिसीजंस लेने पड़े थे टफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, आपको आईएमएफ के पास जाना ही जाना है। जब आप आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने आपको बोला कि जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी हुई है उसको ख़त्म करो, ठीक है, पेट्रोल पे सब्सिडी दी हुई है उसको ख़त्म करो। अब होता क्या है, हुआ क्या बेसिकली कि क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट थी उसमें प्राइसेस पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो हमें भी लोकल मार्केट में बढ़ानी थी। लेकिन इमरान खान साहब ने दे दी थी सब्सिडी, तो पेट्रोल वॉज अराउंड आई थिंक 150 के आसपास था कहीं पर। तो हमें सब्सिडी की वजह से तकरीबन 100 या समथिंग इस तरह से ना पैसे बढ़ाने थे 1 लीटर पे, जो कि काफ़ी मुश्किल स्टेप था। और पहला पूरा मंथ, फर्स्ट मंथ जो पीडीएम गवर्नमेंट का था, वो ये डिसीजन लेने से कतरा रहे थे। वो इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि ये काफ़ी टफ डिसीजन था। अगर आप इतने पेट्रोल इतना बढ़ा दोगे तो आपकी कमोडिटीज़, आपकी हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास जो हमारे पैसे थे करंट अकाउंट में पड़े हुए, फॉरेन रिजर्व्स थे, वो भी डिप्लीट हो रहे थे। अब हम क्या करें? हम यूएस के सॉरी हम केएसए के पास गए, हम चाइना के पास गए कि भाई आप हमें पैसे दे दो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप आईएमएफ के पास जाओ, मुआहिदा कर कर आओ, वो आपको पैसे देंगे तो ही हम पैसे देंगे आपको, ठीक है। तो काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। खैर इवेंचुअली क्या किया कि पाकिस्तान जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो टफ डिसीजंस ले लिए जो लेने ही थे, ठीक है। टफ डिसीजंस ले लिए आपके पास। आई थिंक नाउ डेज पेट्रोल इज समथिंग लाइक 249 रुपीज़, और इन्फ्लेशन जो है इस टाइम पे ये 21% के आसपास है। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पर यूनिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है 7 रुपये समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है जो गरीब लोग हैं उन पर। तो पीडीएम की पॉपुलैरिटी इससे और कम हो गई है, ठीक है, पीडीएम की पॉपुलैरिटी इससे बहुत कम हो गई है। अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, अब इस वजह से पीडीएम जो है वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकती अभी रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि उन्होंने टफ डिसीजंस लिए हैं। जो टफ डिसीजंस लिए हैं इनका अभी असर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ अर्से बाद ये फ्रूटफुल साबित होंगे। जब फ्रूटफुल साबित होंगे तो ही जो एक लोकल मैसेज है, जो आम बंदा है, उसको उसके असरात नज़र आएंगे, तभी वो वोट करेगा। अभी वो काफ़ी खफा है पीडीएम की गवर्नमेंट से इस टाइम, ठीक है, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग टफ डिसीजंस लिए हैं। दैट इज़ वाई जो कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जब टफ डिसीजंस लिए तो साथ उन्होंने ये चीज़ एक श्योरिटी भी मांगी थी, किससे? जो आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उससे, कि हम टफ डिसीजंस तो ले रहे हैं लेकिन फिर आपने हमें साथ देना, आपने हमारा साथ देना होगा सो दैट कि हम इस टर्म को कंप्लीट करें। ये जो टफ डिसीजंस हैं ये हम ले लें, तो उसके बाद जब इसका असर ख़त्म हो, फ्रूटफुल नताइज सामने आए, तो उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट। ये भी एक किस्म का ये पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिकल थिंकर्स का जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
ठीक है। तो इस वजह से भी अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो आप। उसके बरक्स अगर आप देखो तो जो पीटीआई है ये बहुत कोशिश कर रही है कि समहाउ आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सको। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि देखो अभी जो वोटर है शायद वो जो पीटीआई का वोटर है उसमें गम गुस्सा पाया जा रहा है, ठीक है, ही फील्स बिट्रेड, ठीक है। लेकिन अब ये एक मोमेंटम बन चुका है। अब इस मोमेंटम को अगले 1 महीने तक कंटिन्यू रखना ईजी है, लेकिन अगर इस मोमेंटम को आप सोच रहे हो कि ये अगले 1.5 साल तक कंटिन्यू रख पाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, तो उसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इस वजह से भी इमरान खान साहब पुश कर रहे हैं अभी इलेक्शंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट हुकूमत में आ गई है, ठीक है, तो इनके जो मेजर स्टेप्स लिए हैं उसमें सबसे पहली बात है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ठीक है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कुछ पीटीआई के दौर में हो रहा था, यू वोंट फाइंड इट डिफरेंट यहाँ पर, ठीक है। सारा कुछ सेम ही हो रहा है अभी भी, लेकिन इस दफ़ा जो बाजी है वो पलट गई है। पीटीआई के दौर में आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनको बोला गया कि इनकी वीडियोज़ मिली हैं, हमारे पास वीडियोज़ एंड ड्रग्स की एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था राना सनाउल्लाह के साहब के बारे में, ठीक है। इस तरह से अब ये चीज़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस दफ़ा पीटीआई के साथ शुरू हो गई है। अब हुआ क्या कि शीरी मिजारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इस पे काफ़ी ज़्यादा कंडेमनेशन हुई, हर तरफ से कंडेमनेशन की गई, ठीक है। अब केस क्या था? केस बेसिकली ये था कि 1980s में कुछ एक मसला हुआ था और उस पर उन्होंने शीरी मिजारी साहिबा का नाम लगा दिया, जिस टाइम इनकी एज आई थिंक समवेयर 10 ईयर्स के करीब आसपास थी, ठीक है। एक बहुत ही यानी कि जस्टिफाइड केस नहीं बनता था। तो इसलिए जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं अगर आप सुनो उनको, तो वो सारे कहते थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ निशानी है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो शीरी मिजारी साहिबा थी, ये काफ़ी एक्टिव थी ट्विटर पे अगेंस्ट सम इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स किए थे, ठीक है। तो उस वजह से इनको ये फेस करना पड़ा। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट हुकूमत में आई तो इनको एक बहुत बड़ा डर किस चीज़ से था। चलिए पहले नैब की बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नैब लॉज। आपको पता होगा पीटीआई के दौर में पीडीएम ने या फिर पीएमएलएन पीपीपी ने काफ़ी कुछ देखा है नैब की वजह से, ठीक है। बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिनको महीनों तक जेलों में डाल दिया गया, लेकिन उनसे कुछ निकला नहीं, कुछ बरामद नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए जब पीडीएम आई तो इनका एक जो उनका बड़ा डिसीजन था वो ये था कि हम जो हैं नैब के लॉज को चेंज करेंगे, हम नैब में तब तरमीम लेकर आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो किया। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट। देखो इस टाइम में आपके पास तक जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रह रहे हैं, इंग्लैंड में या फिर जो यूके में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, इवन जो मिडल ईस्ट में मुस्लिम्स हैं, ठीक है। इन सब की तकरीबन आप समझ लो तकरीबन 80% जो ये लोग हैं ना यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा रह रहा है, ये सारा प्रो पीटीआई है। ये पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर है और पीटीआई को इमरान खान साहब को शुरू से ही एक बहुत उम्मीद रही है इनसे, ठीक है। और उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट भी किया है। अगर आप देख लो जो फंडिंग वगैरह हुई थी शौकत खानम के लिए, उसमें जो फ़ॉरेन और जो या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने बहुत एक सपोर्ट किया था इमरान खान साहब को। तो शुरू से ही इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बाहर है और इमरान खान साहब ने इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का लेकर आए थे सिस्टम, ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वोट कर सकें। अब होता क्या है, ये गवर्नमेंट पावर में आई, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख़त्म कर दिया ये राइट उनको देने से, ठीक है। वो वोट नहीं कर सकते अब दोबारा से। ऑल्दो इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स सी क्या होता है उसका, बट फॉर नाउ ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ी जो नैरेटिव है या फिर जो पीडीएम का पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, आप रह रहे हो बाहर, कमा रहे हो बाहर, आपकी फैमिली बाहर सेटल है, तो आप पाकिस्तान में आके भाई क्यों जो पाकिस्तान के आप डिसीजन मेकिंग में कैसे हिस्सा ले सकते हो, ठीक है। आप बाहर रहे हो, सारा कुछ बाहर कर रहे हो, तो क्या हक पहुंचता है आपको, जो आई थिंक टू सर्टन एक्सटेंट आपको शायद ठीक भी लगे पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरे एंगल से इस चीज़ को देखो तो यार ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी $31 बिलियन उन्होंने इस साल
तकरीबन रेमिटेंसेज हमें आएंगी। अगर $31 बिलियन, इतनी तो हमारी अभी एक्सपोर्ट्स भी नहीं दुनिया को हम बेच रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इतनी नहीं हैं, ठीक है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा एक रोल है हमारी इकॉनमी में। अगर वो रेमिटेंसेज भेजना ख़त्म कर दें तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कल हमारी इकॉनमी के लिए, ठीक है। और दूसरा आप ये देखो कि जो हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इनके लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया है बेसिकली। आप देख लो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, इनके बच्चे, ठीक है, ये भी तो बाहर से ही आए हैं, वहीं पर रह के वहीं पर पले बड़े हैं। अगर आप सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात कर लो फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट अपनी बाहर ही गुजारी है, ठीक है, वहीं से पढ़ कर आए हैं। सो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक चीज़ सही है तो वो लोकल पॉपुलेशन के लिए कैसे गलत हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट ख़त्म कर दिया गया है, ये सही मूव नहीं है। खैर, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस पीडीएम की गवर्नमेंट में, आपको पता होगा कि PMLN जो है ये शुरू से इन्होंने मैनेज की हैं कोर्ट्स को और बाकी चीज़ों को। आपको अगर आपने पुरानी ऑडियो लीक्स उठा के देख लो तो ये बेसिकली शहबाज शरीफ साहब हो गए या बाकी लोग हो गए, ये जजेस को कॉल करके बताया करते थे कि इस बंदे को फ़लाँ किस्म की सज़ा देनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसी तरह से एक FIA ऑफिसर थे, ठीक है, डॉक्टर रिजवान, ये डॉक्टर रिजवान है, ये वो जो पूरा का पूरा शुगर का मसला हुआ था ना, शुगर स्कैंडल जो चल रहा था उसको, शुगर स्कैंडल, इसको इन्वेस्टिगेट ये सर कर रहे थे, ठीक है। JIT के मेंबर भी ये थे, जो उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसको भी हैंडल यही कर रहे थे, ठीक है। जो शुगर स्कैंडल हुआ था उस पर पूरा का पूरा जो JIT बनी थी उसको हैंडल या मैनेज ये कर रहे थे, उस इशू को इन्वेस्टिगेट ये कर रहे थे, ठीक है। और PTI की गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब पर और तरीन साहब पर जो केस बनाया था वो भी बिकॉज ऑफ हिज फाइंडिंग्स, इनकी फाइंडिंग्स की वजह से ही बनाया था, ठीक है। अब FIA ने क्या, सॉरी PDM ने क्या किया, जैसे वो गवर्नमेंट में आए उन्होंने जो JIT, क्योंकि ये JIT को लीड कर रहे थे, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया JIT से, इनको हटा दिया, ठीक है। और आउट ऑफ नो वेयर आफ्टर 2 और 3 डेज समथिंग लाइक दैट इनकी वफ़ात भी हो जाती है, ये फोत हो जाते हैं और साथ साथ मतलब उसके रीज़न बताई जाती है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। मैं समझा पाया ये बात कि ही वॉज द मेन प्लेयर जिसने वो सारी फाइंडिंग्स की थी, जिसकी बिना पे FIA में केस चल रहा था शहबाज शरीफ साहब पर भी और बाकी जो लोग थे उन पर भी, ठीक है। उसमें जो JIT बनी थी उसमें ये इन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया था। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंड कि इनको अचानक से रिप्लेस कर दिया जाता है उस कमेटी से, JIT से, और आउट ऑफ नो वेयर आफ्टर 2 और 3 डेज इनको हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में ध्यान दो तो ये जो मेट्रो के मंसूबे हैं सारे, ठीक है, मेट्रो लाहौर हो गई, मेट्रो मुल्तान हो गई, इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद, इन सब के रिकॉर्ड्स आपको पता होगा आउट ऑफ नो वेयर जल गए थे, ठीक है। तो ये ट्रैक रहा है PMLN का, ठीक है, कि वो चीज़ों पे बहुत कंट्रोल रखते हैं, अपने इदारों पे बहुत कंट्रोल रखते हैं। खैर, जब इनकी डेथ हो गई तो इमरान खान साहब ने बोला कि इनकी डेथ को प्रूव किया जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। FIA अचानक से रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन दायर करता है कोर्ट में कि हम परसू नहीं करना चाह रहे शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये जो केस चल रहा है उसको, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हम ये केस विड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली कि हम ये केस जो है वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं। इससे और ज़्यादा आप समझ लो कि ना FIA की कारकर्दगी पे, उन एज ए इदारा, एज इंस्टीट्यूशन इदारे पे FIA पे बहुत सवाल उठे कि कल तक आप एक बंदे के ख़िलाफ़ आपने फाइंडिंग्स कर ली, आपने केस बना दिया, केस हो रहा है, अब आउट ऑफ नो वेयर आपने जो है वो ये एप्लीकेशन दायर कर दिया कि हमने केस परसू नहीं करना, हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं। जब ये चीज़ मीडिया में आई तो इस पर काफ़ी, ठीक है, इस पर काफ़ी वो हुआ, शोर शराबा किया गया, आवाम का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था इस चीज़ पे। तो फिर FIA ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत रिपोर्ट है, फेक रिपोर्ट है, फेक न्यूज़ है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम तो केस को परसू करेंगे, ठीक है। सो ये सारा कुछ हो रहा है PDM के टाइम में। और साथ साथ एक और चीज़ है,
पीडीएम के टाइम में डिसेंट यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जर्नलिज्म पे एक काफ़ी किस्म का हार्ड किस्म का आप समझ लो हाथ रखा जा रहा है। जैसे पीटीआई के दौर में आपने देखा था हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए, ठीक है। और वो एक टूर साहब है, मुझे उनका नाम भूल गया है, ठीक है। उन पे अटैक किया गया था, उनके घर में जाकर उनको मारा गया था। अटैक तो उनके घर में जाकर उनको मारा गया था, हैरेस किया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से अब क्या हुआ है, अगेन द टेबल्स हैव टर्न्ड। इस दफ़ा क्या हुआ है, इस दफ़ा अब अरशद शरीफ साहब हो गए, समी इब्राहिम साहब हो गए, इमरान रियाज खान साहब हो गए, इन सब पर क्या किया गया, इन सब पर केसेस किए गए हैं, ठीक है। इमरान रियाज खान साहब पर तो 20+ केसेस हैं, जिसमें साइबर लॉ, सिडिटेशन चार्जेस, वट नॉट, पता नहीं कौन कौन से केसेस इन पे किए गए हैं। और कहाँ कहाँ किए गए हैं, कहीं कोई बलूचिस्तान के किसी दूर लसबेला के इलाके में कहीं पर किया गया है, कोई कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट को बेसिकली हैरेस किया गया है। इस पे एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है इसने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरह से रिएक्ट किया था जब लास्टली इन सब जर्नलिस्ट को उनके बारे में बात की गई थी, उनको हैरेस किया गया था, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम्स में एमनेस्टी ने दोबारा से आप कह लो कि वो किया है, इस इशू को हाईलाइट किया है, उठाया है, ट्वीट किया है इन द फेवर ऑफ इमरान रियाज खान साहब, जिनको कल रात को उठा लिया गया था, गिरफ़्तार कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आई डोंट थिंक अभी अभी कोई मुझे लेटेस्ट डेवलपमेंट उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये सारा कुछ हुआ है, ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। कि इस गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ा दी है, ठीक है। और प्रो आप समझ लो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट स्टेप्स लिए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट ने ये भी लॉ पास किया है, लॉ कह लो या एक बिल कह लो, ये पास किया है इन्होंने बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने, कि अब से कोई भी ग्रेड 17 में आना चाह रहा है, जॉब करना चाह रहा है, ठीक है, तो किसकी बेस पे की जगह इसके ऊपर आईएसआई की रिपोर्ट्स होंगी, मतलब आईएसआई इनकी परफॉर्मेंस को पहले एवेल्यूएट करेगा, फिर अपनी रिकमेंडेशंस देगा, उन रिकमेंडेशंस की बेस पे वो XYZ बंदा जो है उसको सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इस गवर्नमेंट ने मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये सारी मेजर डेवलपमेंट्स थी जो चल रही थी, जो चलती आ रही हैं। सो मैंने आपको बता दी है, इसमें अभी तक कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ लेना, और अगर कोई एक बात ऊपर नीचे हो गई हो तो उसके लिए माजरत। और मैंने कोशिश किया कि आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कर सकूं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई, वो आपने खुद सर्च करके खुद पढ़नी है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन अब अपनी चीज़ों को खुद समझना देखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।